हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो हमारी 27 नवंबर से एग्ज़ाम चालू हैं। तो इसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि जितने भी आरआरबी में अभी तक प्रीवियस ईयर आए हैं क्वेश्चन, वो हम पढ़ते चलें। आप सभी लोगों ने 2022 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उसमें भी हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं, जिसमें टोटल 55 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये पीडीएफ हमारे गगन प्रताप सर का है। तो हम बिना समय गवाए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा स्वदेशी CAR-T यानी CAR-T थेरेपी ने बी ऑल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है? तो वह दिखाई है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हम इसलिए सब कुछ ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा जाएगा और हमारे पास, आप सभी को पता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिपिड पाचक एंजाइमों की कमी या निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क की कोशिकाओं में लिपिड के संचय से कौन सा रोग होता है? किसके? कह रहा है लिपिड पाचक एंजाइम की कमी से, या तो लिपिड पाचक एंजाइम की कमी से, या और उसका कारण है निष्क्रियता के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं में लिपिड के संचयन को कौन सा रोग होता है? तो वह होता है हमारा टी-सैप रोग। कौन सा? टी-सैप रोग। अगला 1990 में शुरू की गई मानव जीनोम प्रोजेक्ट। कौन सा? मानव जीनोम प्रोजेक्ट कब किया गया? तो 1990 में शुरू। प्रोजेक्ट का लक्ष्य मानव डीएनए को बनाने वाले कितने अरब क्षारक युग्मों के अनुक्रम का निर्धारण करना था? तो वह था 3 अरब। कितना? 3 अरब। अगला कह रहा प्रथम मानव जीन थेरेपी प्रयोग जो सितंबर 1990 में हुआ था, किस अपूर्णता के विरुद्ध रेट्रो वायरल वेक्टर का प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था एड्रोसिन डीमिनेज एंडोसिन डीमिनेज। अगला क्या निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में सगुणता का उदाहरण है? तो वह हमारा हेट्रोफिली। फेबेसी कुल के, कौन से? फेबेसी कुल के किस पादप के बीजों का उपयोग मसाले, सुरुचिकर्मक और पूरक आहार के रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। मुख्य तने और मूलों यानी रूट्स के किस क्षेत्र में स्पंजी मुलायम मृदुता कोशिकाएं होती हैं जो पादप के लिए पोषक तत्वों को ले जाती हैं और संग्रहित करती हैं? तो हमारी मज्जा। क्या? मज्जा यानी पित्त। अगला कह रहा मुक्त पशुरका के ऊपर कूट पशुरका के कितने युग्म स्थित होते हैं जो पशुरक उपास्थि द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो वो होते हैं 3। कितने? 3। अगर सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पाइरोमीटर। किसका? किस समय? कह रहा सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए वो किया जाता है स्पाइरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन की बात कर रहा है, तो वो पाया जाता है हमारा रूबिस्को। अगला हर्शे-चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है? तो उन्होंने कहा था 1952 ने। किसने कहा था? हर्शे-चेज ने। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्व अनुमानों को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? किसको? पनेट वर्ग के पूर्व अनुमानों को। तो वो करता है जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। किस जैव रसायन को प्रोटीन विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो किया था फ्रेडरिक सेंगर को। किसको? फ्रेडरिक सेंगर को। किसके लिए?
कह रहा इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए इंसुलिन की संरचना। अगला कह रहा कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व आवश्यकताओं से कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी वजन घट भी जाता है। तो वो है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला भारत में DVW 371 कर्ण वृंदा और DVW 303 यानी कर्ण वैष्णवी और DVW 187 यानी कर्ण वंदना किस फसल की किस्में हैं? तो वह हमारी गेहूं की। किसकी? गेहूं की। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स यानी एड्स का रोग का प्रथम केस किस वर्ष सामने आया था? तो वह आया था 1981। यह शायद मुझे लग रहा है कि इसका फुल फॉर्म गलत लिखा है, 1981 में। अगला प्यूटनिया में कौन सा वर्णक होता है? किसमें? प्यूटनिया में। जो अम्लीय वातावरण निम्न पीएच में उन्हें लाल बैंगनी रंग देता है, तो वह हमारा एंथ्रोसाइनिन प्यूटनिया। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सही है? तो वह अंतर्ग्रथित विथर। अगला किस दीर्घकालीन रोग में फेफड़ों के वायु कोशों की आंतरिक भित्ति यानी एल्वियोली क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है? तो वो है वात स्फीति। क्या? वात स्फीति। इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और प्रोटेस्ट के कार्य में कौन सा खनिज सहायता करता है? तो वो करता है जिंक। कौन? जिंक। अगला C4 पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित है? क्या है? अनुपस्थित है। तो वह हमारी प्रकाश श्वसन ये अनुपस्थित है। तो उपस्थित कौन कौन से? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। अगला देखते हैं। कह रहे एलियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो होता है विसरण द्वारा। किस द्वारा? कह रहे एलियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो होता है विसरण द्वारा। किस? विसरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में मौजूद नहीं होता? किसमें? प्रोटीन में। तो वो फास्फोरस नहीं होता प्रोटीन में। तो क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है, लेकिन फास्फोरस नहीं होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द DNA अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है? किसमें? DNA अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो किसी जीव के जीन प्रारूपी और लक्षण प्रारूपी में परिवर्तन का कारण बनता है। तो वो है उत्परिवर्तन। क्या? उत्परिवर्तन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है? तो वह दर्शाता है पाचन में सहायता करता है। क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा कौन सा विकल्प मानव आहार में आहारी फाइबर, क्या? आहारी फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है, तो वह पाचन में सहायता करता है। अत्यधिक मोटी लिग्नित भित्तियों वाली मृत कोशिकाओं से बना एक पादप ऊतक दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरन कायमा, दृढ़ ऊतक कहते हैं ना इसको, क्योंकि कठोरता के लिए होता है, का मुख्य कार्य क्या है? तो ये पादपों को यांत्रिक आधार और सामर्थ्य प्रदान करना। पादपों को यांत्रिक आधार और सामर्थ्य प्रदान करना। प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? अगर प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्यों में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? तो वह है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। अगला क्या निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? किसके? विषाणु के कारण। तो वो होता है खसरा। किसके कारण? विषाणु के कारण। अगला निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कैसे? सूक्ष्म में। तो वो है हमारा विटामिन। सूक्ष्म क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा हम मिलीग्राम में लेते हैं। किसमें? मिलीग्राम में। अगला आनन कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? किसमें? आनन मतलब फेस की हड्डी पूछ रहा है हमसे। जिनमें से प्रत्येक अपने शारीरिक लैंडमार्क और विकास के चरण में होते हैं। तो वो पाई जाती है 14। कितनी? फेस स्केलेटन में
कितनी? 14 हड्डी। अगला, जैविक आपदाएं मुख्यतः किसके कारण होती हैं? कैसी? जैविक आपदाएं। तो वो होती हैं संक्रामक रोग और महामारियों के कारण। कैसी? जैविक आपदाएं। अगला, कौन से जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार है? किसके लिए? कह रहे जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए। तो वो है एंजाइम। कौन है? एंजाइम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन सा? क्या था? प्रोटोजोआ के कारण। तो वो होता है मलेरिया के कारण। मलेरिया, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवर्त बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है? किसको? मादा जनन भाग को। तो वो है जायांग, यानी जाइगोलेयम, जायांग। शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? तो वो होता है वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। क्या होता है? वे वसा में परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित विटामिनों पर विचार कीजिए। वो कह रहा विटामिन वसा में विलय होता है। वसा में विलय। तो वो होते हैं ये क्या? KEDA। कौन कौन से? तो इसमें देखते हैं हम कौन सा है, कौन सा ऑप्शन लगा रहे? 1 और 4, यानी A और D है ये ना, A और D। ये आप याद रखना। कीड़ा होते वसा में घुलनशील। और BC पानी में। किसमें? पानी में। अगला, क्या आवर्त बीजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुरुष के जनन अंग भाग को निरूपित करता है? किसको? पुरुष के, नर। तो वो है पुमंग। कौन? पुमंग। ये जायांग, नर, वो मादा भाग को। अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पशु प्रोटीन का स्रोत है? किसका? पशु प्रोटीन का स्रोत है। तो वो है अंडे। क्या? अंडे, क्योंकि वो हम उसी से मिलते हैं, मुर्गी से। यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है फाइब्रिनोजेन। क्या कह रहा है? यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन का नाम फाइब्रोजिनेज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध स्रोत है? किसका? आहारीय फाइबर का। तो वो है ओट्स। क्या? ओट्स। अगला, कौन सा बृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? किसमें? पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए। तो वो है हमारा स्टार्च यानी मंड। अगला, कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से, कहाँ से? हृदय से शरीर के सभी भागों तक कहाँ से ले जा रहा है? हृदय से ले जा रहा है। तो वो है धमनी। और सिरा क्या करती है? अशुद्ध ले जाती है, लेकिन बिना ऑक्सीजन वाला। तो वो क्या करती है? वो ले जाती है सभी अंगों से हृदय तक। अगला, क्या वैज्ञानिकों की किस जोड़ी ने सर्वप्रथम DNA की संरचना के लिए डबल हेक्सिकल मॉडल का प्रस्ताव रखा? तो वो रखा था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। अगला, स्थानीय स्पीसीज क्या है? स्थानीय, तो वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, अन्य कहीं नहीं पाई जाती हैं। तो वो हो गई स्थानीय। अगला, पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एंजियोस्पर्म में लैंगिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? किसके लिए? लैंगिक प्रजनन के लिए। तो वह है पुष्प। कौन सा? पुष्प। आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आनुवांशिकता और विविधता, अनुवांशिकी। अगला, क्या निम्न विटामिनों पर विचार कीजिए। क्या जल में विलेय, हमने क्या बताया था? BC। क्या? BC देख लो, B और C। तो लगवा रहा 2 और 4, ये है BC। अगला, प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? किसके लिए? प्रोटीन अब पूछ रहा। तो वो होता है ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। और प्रोटीन मुख्य रूप से उसके लिए भी होता है। किसके लिए? शरीर निर्माण के लिए। किसके लिए? शरीर निर्माण के लिए। अगला, क्या निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए अनिवार्य है? किसके लिए? रक्त में ऑक्सीजन के लिए। तो वो है हमारा आयरन। कौन? आयरन।
रक्त में ऑक्सीजन के लिए। पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है पालक में? तो पालक में कौन सा होता है जो विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? तो वह क्लोरोफिल। हरे रंग के लिए कौन सा? क्लोरोफिल। अगला, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो वह ऊर्जा प्रदान करता है। हमें कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? किसके लिए? पौधों में। तो वह हमारा क्लोरोप्लास्ट। अगला, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे कहते हैं वंशानुक्रम के रूप में जाना जाता है। अगला, मधुमेह रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? तो वो होता है इंसुलिन। किसके? इंसुलिन के। अगला, शरीर की आंतरिक ध्वनियों विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं स्टेथोस्कोप। कौन? स्टेथोस्कोप। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने बायोलॉजी के RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट में आए हुए सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। कल हम मिलते हैं नए अपने सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल प्रेफ अल्फा को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।